The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sunidhi and I teach economics on this channel. अभी मैं इसमें स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स टर्न करा चुकी हूँ. जितना भी ब्रॉडली स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम पढ़ चुके हैं. आज के इस वीडियो से हम एक नई सब्जेक्ट को शुरू करेंगे. आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, यानी कि जितना भी मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स के लिए ज़रूरी है या फिर इकोनॉमिक्स के लिए रेलेवेंट होता है, आज हम वो सब पढ़ने वाले हैं. और हम इसको मैथमेटिक्स को एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे जो कि एक मैथमेटिशियन की रिक्वायरमेंट होती है. हम इसमें मैथमेटिक्स को एक इकोनॉमिस्ट की रिक्वायरमेंट में पढ़ेंगे, यानी कि मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलेज हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इकोनॉमिक थ्योरी में अप्लाई करके उनसे कंक्लूजन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे. ये जो पूरी सीरीज़ है ये पूरी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को डेडिकेटेड है, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे एंड विल गो अप टू द इकोनॉमिक्स ऑनर्स पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. अगर आपको स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स में कोई भी डाउट है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं. मैंने स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स पूरा थोरोली कवर किया हुआ है. आज के इस वीडियो में हम सेट को पढ़ेंगे. देखिए सेट क्या होता है. आई एम श्योर हम सब ने 11th-12th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ी है. अगर आपने 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ी है तब भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बहुत ईजी होती है. आप बस वीडियोस को फॉलो कीजिए, आप सीख जाएंगे. सेट्स क्या होता है? सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. पहले तो कलेक्शन होना चाहिए, यानी कि कोई भी ग्रुप. कलेक्शन का मतलब क्या होता है? ग्रुप. कलेक्शन को हम एज ए ग्रुप भी लिख सकते हैं. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इस डेफिनेशन में कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए. जहां भी कहीं एम्बिग्विटी आएगी हम उसको सेट नहीं कंसीडर कर सकते. यानी कि जिसका भी हमें कलेक्शन करना है उसका हमें क्लियर एंड एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए. एग्जैक्ट. जैसे कि अगर हम कहें कि सारे अल्फाबेट्स जो होते हैं उनका एक सेट बनाओ तो हम बना देंगे. ए बी सी कहाँ तक? जेड तक. ऑन द सेम वे अगर मैं ये कहूं कि इंडिया के अंदर जितने भी अच्छे क्रिकेटर्स हैं, जितने भी क्रिकेटर्स जो अच्छे हैं उनका आप एक सेट बनाइए. तो देखिए ये बहुत एम्बिगुअस टर्म है. मेरे लिए कोई अच्छा हो सकता है, आपके लिए कोई और अच्छा हो सकता है, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं. तो इसमें एक जो एम्बिग्विटी आ गई है तो ये इसका सेट नहीं है, ये सेट का काम नहीं करेगा, या फिर कहिए इससे सेट नहीं बन सकता है. लेकिन अगर हम इसमें ही ये कंडीशन रख दें कि ऐसे क्रिकेटर्स का सेट बनाइए जिन्होंने 400 से ज्यादा रन ओडीआई में स्कोर किए हों. 400 तो बहुत कम हो गए, लेट्स से 4000. तो ये क्राइटेरिया बन गया. अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे सारे के सारे क्रिकेटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जिन्होंने ओडीआई 4000 से ज्यादा रन बनाए हो, और फिर हम उनको क्या कर सकते हैं, एक सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब देखिए आपको इतना समझ में आ गया सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. अब हमें यह समझना है कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं. सबसे पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, यानी कि इन दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी सेट को सिंपली रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि सबसे बेसिक सबसे इजी तरीका जो है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का वो रोस्टर फॉर्म होता है. मैं अभी एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूं. जैसे कि मैं कहूं ऑड नंबर लेस देन 7. ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? a इज इक्वल टू ऑड नंबर 1 3 5. सिंपल, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. जिस तरीके से कोई भी चीज पूछी जाएगी हम उसको डायरेक्टली लिख लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के बताया, यहाँ पे लिख के बताया. ये होता है रोस्टर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है. सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, हम पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे. एक्सप्लेन का क्या मतलब है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे. वो कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैं यही लिखना चाहती हूं ऑड नंबर लेस देन 7, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी? x
दो बिंदी जिसको सच दैट बोलते हैं x, ठीक है, x इज एन ऑड नंबर लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। इसमें केवल लेस देन था, इसमें लेस देन इक्वल टू कर दिया, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो यानी कि जहां पे दो कोलोन आ जाएंगे और वो बताएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, सच दैट, ठीक है, x such that x is an odd number which is less than 7। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये भी इसी तरीके से होगा ना, 1 3 5 7, बात सेम ही है लेकिन लिखने का डिफरेंस है, सिर्फ यही डिफरेंस होता है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम देखेंगे कि कितने तरीके के सेट होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। अब हमें समझना है कि सेट कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले हमें समझना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, या फिर सेट की एक ऐसी कंडीशन दी हुई है जिसमें एम्प्टी, जिसमें हम सेट का कोई भी एलिमेंट रख ही नहीं सकते हैं, तो वो क्या होता है, एम्प्टी सेट। उसको रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके होते हैं, 5, ये क्या होता है, ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा हम ब्रैकेट बना के खाली भी छोड़ देते हैं, तो ये दोनों क्या है, एम्प्टी सेट है। उसके बाद में दूसरा सेट होता है सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट का क्या मतलब है, जैसे नाम से पता चल रहा है सिंगल, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, यानी कि ये ए, ठीक है, केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इसका क्या मतलब है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी होंगे, वो क्या होगी, उस सेट की कार्डिनैलिटी होगी। आपको केवल समझना बहुत बेसिक है ये, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, फर्स्ट लेक्चर है, बहुत इजी और बहुत बेसिक है, धीरे धीरे हम इसको अपग्रेड करेंगे। देन इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स में क्या होता है, लेट्स से ये ए है, 1 2 3, ये बी है, ए बी सी, जिन दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम, वो क्या होगा, इक्वल सेट होगा। इसी के बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंस सेट का, ठीक है। ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंस सेट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंस सेट में क्या होगा, एलिमेंट भी सेम होंगे, ए 1 2 3 और बी ऑल्सो 1 2 3, तो ये क्या होगा, ये इक्विवेलेंस सेट बन जाएगा। जहां पर नंबर सेम होंगे केवल, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट हैं और इसमें 3 एलिमेंट है, ये हमारा इक्वल सेट है। और इसमें क्या है, दूसरा एलिमेंट कंप्लीट कॉपी है दूसरे एलिमेंट का, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस सेट। फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। फाइनाइट सेट कौन सा सेट होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जिसकी काउंटिंग पॉसिबल हो, यानी कि इसका कोई ओपन एंड नहीं होता है, हम इस सेट के सारे एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पे लिख सकते हैं। दूसरा इसका अपोजिट इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट आप सब जानते ही होंगे, इतना तो आपने मैथ्स पढ़ ही लिया होगा कि काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं वो नहीं पता है, यानी कि डू नॉट नो द नंबर ऑफ एलिमेंट, डू नॉट नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद में कुछ सेट्स के टाइप्स और होते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं से आएंगे। देखिए, सबसेट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। लेट्स से ए एक सेट है और बी एक सेट है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं तो ए क्या है, सबसेट, यानी कि दो सेट में से अगर कोई भी एक सेट ऐसा है जिसमें दूसरे एलिमेंट के, जिसमें दूसरे सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो तो वो सबसेट होते हैं। जैसे कि ए हमारा सेट है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और बी हमारा क्या है, 2 4 6। तो देखिए, बी के जितने भी एलिमेंट है 2 4 6 2 4 6, ये ए में भी प्रेजेंट है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट है, इसीलिए बी क्या है, बी सबसेट है किसका, ए का। यानी कि जब सारे एलिमेंट
दूसरे में प्रेजेंट होंगे वो सबसेट होगा, और जरूरी नहीं है ये इक्वल हो, ए में ज्यादा भी हो सकते हैं या बी में। और अगर इसका उल्टा कर दे, यहाँ पे बी कर दे और यहाँ पे ए कर दे, तो ये ए सबसेट बन जाएगा बी का। यानी कि जो कि पूरा का पूरा एक सेट हम किसी में मर्ज कर सकें या कंज्यूम कर सकें, जैसे कि बी है, इसे पूरा का पूरा सेट इसमें चाहे तो हम इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब सबसेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कह रही हूं a इज इक्वल टू 2 3, तो इसका जो एक सबसेट बनेगा वो ये भी बनेगा 2 3। हर सेट खुद का सबसेट होगा। 5 जो होगा वो सबका सबसेट होगा। हर सेट का सबसेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट विल ऑल्सो बी द सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था। देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था एम्प्टी सेट। तो जो एम्प्टी सेट होगा वो सबका सबसेट होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी सेट से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। यानी कि लेट्स से a इज इक्वल टू 1 2, एक के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक ए ऐसा सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, और इस 2 एलिमेंट से हम कितने सबसेट बना सकते हैं, कितने सबसेट बना सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n, यानी कि n क्या है, नंबर ऑफ सेट, एक सेट में जितने भी एलिमेंट हो। अब यहाँ पे 2 है, 2 की पावर n तो फॉर्मूला है, n कितना है 1 और 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे 4 सबसेट बना सकते हैं। 4 सबसेट कैसे बना सकते हैं, सबसे पहला सबसेट तो हमारा 5 हो गया, मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट होता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक सबसेट इसका केवल 1 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी कंडीशन में केवल 1 हो और पूछा जाए। एक हो सकता है किसी में केवल 2 पूछा जाए, एक हो सकता है दोनों पूछा जाए 1 2। देखिए इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। एवरी सबसेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, और 1 और 2, 1 और 2 से क्या मतलब है, ये हमने अलग से सबसेट बनाए हैं जो कि इससे पॉसिबल है। 2 की पावर n, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब उसके बाद में हमें 2 सेट और समझने हैं, मैं यहां पर लिख देती हूं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जब हम किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं और उस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी पॉसिबल सेट हैं, वो जो सेट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। लेट्स से हम अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ भी स्टडी करना चाहते हैं, जो इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग हमें लेट्स से XYZ कुछ भी एक स्टडी करना है, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, A से लेके Z तक सारे एलिमेंट, ये वाला जो सेट है जिसके अंदर सारे के सारे अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं, ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस के लिए जरूरी है या जितने भी पॉसिबल है एक स्टडी के लिए, वो सब यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है, हर जगह प्रेजेंट होने वाला ना, जिससे कुछ भी ना छूटे। तो जिस सेट में सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो और कुछ भी ना छूटे वो होगा यूनिवर्सल सेट। एक और सेट बचता है पावर सेट। ठीक है, पावर सेट वो सेट होता है जिसमें हम सारे के सारे सब सेट को जोड़ के लिखते हैं। जैसे कि ये A1 2 था, ठीक है, इसके कितने सबसेट बने, ये इसके सबसेट बने, तो ये क्या हो गया, पावर सेट हो गया। ठीक है, पावर सेट का क्या मतलब है, जब हम सारे के सारे सबसेट्स को एक साथ लिख देते हैं किसी भी सेट में, या किसी भी सेट से जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं उनको हम एक साथ लिख देते हैं, तो वो क्या होता है, पावर सेट होता है। ठीक है, और पावर सेट को हम डिनोट करते हैं PA से, यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं UA से। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आज की वीडियो बहुत बेसिक और इंट्रोडक्शन वीडियो है सेट का। इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सेट के ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं और वेन डायग्राम के थ्रू उन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि इसका नेक्स्ट लेक्चर में जब भी अपलोड करूं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।